अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों, हाज़िर हूँ गुलाम अब्बास अपनी नई वीडियो सीरीज़ के साथ। आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको सुन के आप हैरान भी हो जाएंगे और परेशान भी हो जाएंगे, क्योंकि जब मैंने ये टेक्निक सुनी थी तो मैं भी इसी तरीके से हैरान परेशान हुआ था। और मैंने जब ये टेक्निक सुनी तो उसके बाद मुसलसल कोई एक हफ्ते तक मैं कंटिन्यू इसके ऊपर वर्क करता रहा और एंड पे मैंने इसका जो है पूरा रोबोट बना लिया। और रोबोट बनाने के बाद जब इस टेक्निक को मैंने यूज़ किया तो उसमें बहुत सारी कमी पेशियाँ मौजूद थीं। मैंने फिर उनको अपडेट करना शुरू किया और बहुत ही मेहनत के बाद इस टेक्निक के ऊपर जो है फाइनली एक ऐसा टूल तैयार कर लिया जो कि बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट दे रहा था। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं आपको भी ये चीज़ जो है आज दिखा दूं। जनाब, इस स्ट्रेटजी का नाम जो है वो है नेवर लॉस। जी, ये हमने अपने स्ट्रेटजी का नाम जो है नेवर लॉस। अब बहुत सारे दोस्त हैरान भी होंगे और परेशान भी होंगे कि क्या कोई ऐसी टेक्निक मौजूद हो सकती है जिसमें हमें लॉस ना हो। यकीनन हम लोग जो है फॉरेक्स की दुनिया में अगर आते हैं तो यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट की होगी कि मार्केट एक डायरेक्शन में मूव करने के बाद जो है ना कुछ टाइम के बाद लाजमी रिवर्सल मारती है। ये एक हमने कॉमन फिनोमेना मार्केट का देखा है। तो क्या इस मार्केट के अंदर आज के इतने साइंटिफिक दौर के अंदर हमारे पास कोई ऐसी टेक्निक मौजूद है कि हम उसको इस्तेमाल करते हुए हमेशा जो है लॉस से बच जाएं और प्रॉफिट में ही रहें। मीन के एट द एंड हमारा जब दिन कंप्लीट हो तो हम ओवरऑल प्रॉफिट में ही हों। कहने का मकसद ये है कि ऐसी टेक्निक ईजाद की जाए, ऐसा फार्मूला साइंटिफिक ईजाद किया जाए कि हम एक ट्रेड के बाद दूसरी ट्रेड, तीसरी ट्रेड, चाहे दिन में हमारी 50 ट्रेड भी लगें, लेकिन हम लॉस में ना हो। एट द एंड ऑफ मंथ हम लॉस में ना हो, हम प्रॉफिट में ही हों। तो ऐसा मुमकिन है। ये इस मार्केट की जो ये अप डाउन मूवमेंट होती है इसका हम बेनिफिट लेंगे और ये बेनिफिट अलग अलग जो है अपना पैरामीटर्स के साथ चेंज होंगे। जैसे कि यूरो यूएसडी के लिए ये अलग हो सकता है, यूरो जेपीवाई के लिए अलग हो सकता है, गोल्ड के लिए ये सेटअप अलग हो सकता है, क्योंकि हर पेयर के अंदर मूवमेंट की एक लिमिट है। मीन के एक पेयर किसी भी डायरेक्शन में एक दफ़ा जब मूव करता है तो हमने एक एवरेज निकालनी होती है कि वो पेयर ज़्यादा से ज़्यादा एक डायरेक्शन में कितना मूव कर गया और मैक्सिमम टाइम्स कितने दफ़ा उसने मूव की। तो मैं अगर आपको बड़ा सिंपल इसके ऊपर जो मैंने वर्क किया है कि मैंने जब इसकी एवरेज निकाली तो मुझे यूरो यूएसडी के ऊपर मैंने काम किया। मुझे जो है ना 10 साल का मैंने डेटा निकाला, उसके अंदर किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट जो है उसको मैंने पैमाइश की। उसके बाद उनका एवरेज निकाला कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर मतलब सपोज़ करें कि मार्केट बाय में जा रही है तो बाय में कितने पिप ऐसे कॉमन मिले मुझे कि इस मूवमेंट के बाद मार्केट के अंदर चांस रहता है। तो वो जो कॉमन डेटा मेरे पास आया है वो आता है 40 पिप्स। यूरो यूएसडी में जो है 40 पिप का एक सर्किल बनता है। उस सर्किल के बाद जो है ना मार्केट के अंदर मैक्सिमम चांस होते हैं कि मार्केट एक दफ़ा फिर रिवर्स मार ले। इसी तरीके से यूरो जेपीवाई का डेटा अलग हो सकता है, गोल्ड का अलग हो सकता है और कैनेडियन का है तो वो अलग हो सकता है। तो हम अब आते हैं कि इस स्ट्रेटजी को पहले तो देखेंगे एज अनोमेन। जिस तरीके से मुझे स्ट्रेटजी मिली थी मैं पहले आपको वो समझाने की कोशिश करूँगा। उसके बाद जो है
हम अगले लेक्चर्स में इसके ऊपर पूरा रोबोट बनाना भी देखेंगे, क्योंकि मैंने इसके ऊपर जो बनाया हुआ है उसको डिटेल से हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इसको हम कैसे अपडेट कर सकते हैं मोर बेस्ट रिज़ल्ट लेने के लिए। सबसे पहले मार्केट में आप जिस जगह पे भी मौजूद हैं, मार्केट की करंट प्राइस, जिसे हम अक्सर व बेशतर जो है लिखते हैं CMP के साथ, करंट मार्केट प्राइस जो भी होगी, हमने ये वाली जो है इसको सपोज करें कि ये करंट मार्केट प्राइस है। यहाँ पे हम स्टार्ट लेंगे बाय के साथ। ये मैंने स्टार्ट जो लिखा हुआ है बाय, हम मतलब आंखें बंद करके स्टार्ट कर रहे हैं। हमें कोई मालूम नहीं कि मार्केट किस डायरेक्शन को जा रही है, क्या होगा, वो हमारा कंसर्न नहीं है। हम यहाँ पे एक अदद बाय की लाट हमने खोल दी। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि मार्केट हमारे साथ दो किस्म के सिनेरियो जो है हमें दिखा सकती है। एक ये है कि मार्केट हमारे हक में मूव कर जाए। ये ग्रीन लाइन जो है मैंने TP की रखी है और ये रेड लाइन मैंने SL की रखी है। मार्केट अगर हमारे हक में आती है, यहाँ पे सपोज करें कि हमने बाय किया, बाय करने के बाद मार्केट जो है वो इस तरीके से मूव करती रही। मैं यहाँ से पेंसिल टूल उठा लूँ ताकि इजीली हम यहाँ पे सपोज करें कि मार्केट ने यूं मूव किया और करते 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 ये TP को हिट कर गया। जब TP को हिट कर गई तो नो डाउट हमारा तो सारा किस्सा ही मतलब हल हो गया कि हमने पहला TP अचीव कर लिया। और ये TP यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इसको जो है फिल वक्त जो है 10 पिप का एग्जाम्पल हमने लिया कि जी मार्केट यहाँ से मूव करके 10 पिप यहाँ पे आ गई। अच्छा, जैसे ही 10 पिप का हमें TP हिट हुआ तो यहाँ पे हमारा जो है एक ऑटोमेटिकली TP हुआ, हिट होने के साथ ही पुरानी लाट हमारी कट हुए ख़त्म हो गई। तो हमारा जो है नेक्स्ट एक अदद जो है बाय स्टॉप जो है यहाँ पे लग जाना चाहिए। ये वाले पहले स्टॉप में हम यहाँ पे बाय स्टॉप जो है दोबारा लगा देते हैं कि मार्केट यहाँ से अगर ऊपर को निकलती है तो हमारा जो है तो अगेन एक 0.1 मतलब लॉट साइड वही होगा जो स्टार्टअप में आपने जो रखा है, वही दोबारा जाके TP को हिट कर सकता है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि यहाँ पे जो सेकंड लॉट है हमारी बाय की, जो हमारी बाय स्टॉप के साथ एक्टिव हो चुकी है, वो हमारी वापस प्रॉफिट की तरफ नहीं जाती और वो लॉस की तरफ जाती है। मिसाल के तौर पे यहाँ से मार्केट नीचे आई यहाँ तक आई, तो हमारा जो है ये 10 पिप का हमने गैप दिया हुआ है यहाँ पे। तो इस 10 पिप के गैप के बाद हमने यहाँ पे एक सेल स्टॉप को ऑलरेडी एक्टिव किया हुआ है। ये वाला हमारा सेल स्टॉप जो है ऑलरेडी यहाँ पे हमने इसको एक्टिव रखा हुआ है। हमारा ये सेल स्टॉप जो है एक्टिव होता है, लॉट साइज आगे मैं फार्मूला बताऊंगा उसमें डिफाइन होगी। जैसे ही ये सेल एक्टिव हुआ, नीचे आना मार्केट शुरू हुई, नीचे आते 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 यहाँ पे इसका TP आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि एक तो यहाँ से जो बाय खुला था वो मुसलसल लॉस में जा रहा है, एक यहाँ पे सेल खुला था जो के TP में प्लस में जा रहा है, एंड यहाँ पे आके दोनों हिट करते हैं और एक का TP हिट होगा, ठीक है ना, और दूसरा जब एक का TP हिट होगा तो ऑटोमेटिकली पिछली लाट को भी क्लोज कर दिया जाएगा। अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि यहाँ से जो आपका सेल स्टॉप है या सेल की जो लॉट खुलेगी उसका साइज़, लॉट साइज़ की कैलकुलेशन ऐसी होगी कि आप जब यहाँ पे आओगे तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहोगे। मीन के ये वाला जो लॉस है, अगर सपोज मैं देता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसने हमें लॉस दिया है $1,
तो यहाँ पे जो वैल्यू है, आर्डर की जो वैल्यू है, साइज़ है, आर्डर की जो लॉट साइज़ है वो इतनी है कि वो यहाँ से आती है तो एक तो इसका लॉस भी पूरा कर जाती है और इतना प्रॉफिट भी दे के जाती है कि जब ये क्लोज हो तो फिर दोनों की जब कैलकुलेशन करें तो ओवरऑल हम प्रॉफिट में ही रहें। सपोज करेंगे इसमें भी यहाँ पे एक वर्स्ट कंडीशन ये भी हो सकती है कि मार्केट इसको टीपी को नहीं टच करती, मार्केट फिर ऊपर की तरफ उठना शुरू होती है। अब जैसे ही ऊपर को उठेगी तो फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पे 10 पिप का जो गैप था हमारा ये वाला, यहाँ पे फिर बाय स्टॉप हमारा एक्टिव हो जाएगा। ये हमारा बाय स्टॉप जो है दोबारा यहाँ पे एक्टिव हो जाता है और मार्केट आगे मूव करती है और इत्तेफाक से जैसे ही ऊपर को गई यहाँ पे हमारा जो है टीपी हिट हो गया। अब टीपी हिट होने के बाद क्या हुआ कि एक तो हमारा पहला बाय था वो, और यहाँ पे एक और बाय हमने लिया वो, ये दो बाय होंगे और एक जो सेल की लाट यहाँ पे एक्टिव हुई है, ये 3 आर्डर हमारे जो है एट अ टाइम पे क्लोज होंगे। इन 3 आर्डर में से 2 हमारे प्रॉफिट में होंगे, एक हमारे लॉस में होगा और मार्केट से हम दोबारा वापस आउट हो जाएंगे। अब सपोज करें कि मार्केट यहाँ पर भी आपके टीपी को हिट नहीं करती और मार्केट फिर नीचे आना शुरू हो जाती है इस तरीके से, अब जाहिर बात है उसने फिर दोबारा सेल स्टॉप को एक्टिव कर लेना है। अच्छा, जो जैसे जैसे हमारे आर्डर बढ़ते जाएंगे, जब तक हमारा टीपी हिट नहीं होता तब तक जो है हमारे लॉट साइज़ इंक्रीज़ होती रहेगी, क्योंकि कुछ लाटें बाय में होंगी कुछ सेल में होंगी, तो आपस में वो क्रॉस करके काफ़ी हद तक तो हेजिंग के अंदर सिस्टम चल रहा होगा। नेट जो डिफरेंस होगा वो होगा जो आखिरी लाट जो है हमारी उसका। कहने का मकसद है कि ये इस कैलकुलेशन के साथ मूवमेंट होगी और इस लॉट साइज़ का इस फार्मूले के साथ इंक्रीज़ होगा कि आप किसी भी जगह पे एक दफ़ा आपका टीपी हिट हुआ तो आपके तमाम लॉट्स का जो मजमुआ है ओवरऑल वो आपको प्रॉफिट में रखेगा। मीन कि अगर मैं इसको ग्रुप कहूँ कि जैसे ही एक दफ़ा पहली लॉट खुलती है यहाँ से, अगर चाहे वो 1 पे बंद हो जाए, 2 पे बंद हो जाए, 3 पे बंद हो जाए, 4 पे बंद हो जाए या 5वीं लॉट पे जाके बंद हो जाए, तो ये एक ग्रुप बनता जाएगा और वो ग्रुप किसी भी जगह पे उसका टीपी हिट हो गया तो सीधी बात है कि वो ओवरऑल प्रॉफिट में होगा और उसके बाद सिस्टम हमारा रीसेट करेगा और वापस पहले आर्डर से दोबारा बैठ जाएगा। मीन कि ये बार बार इस तरीके से मूवमेंट होती रहेगी और हर दफ़ा हमारा सिस्टम जो है हमें अगेन फर्स्ट लॉट पे ले आएगा, जो हमारी लॉट साइज़ स्टार्टिंग वैल्यू रखी होगी उससे। अब हम कहते हैं कि इस पूरे सिस्टम में अगर हम इसको कैलकुलेशन देखें, एक ओवरऑल जायज़ा लें कि वो कितने पिप होने चाहिए जहाँ से मार्केट हमारी एक मूवमेंट क्लियरली, सपोज करें कि यहाँ से एक बाय स्टॉप को एक्टिव करती है तो हमें एक अंदाज़ा हो कि ओवरऑल मार्केट बाय में निकल जाएगी वो वैल्यू, या जब हमारी मार्केट एक दफ़ा इतनी मूव कर जाती है कि वो सेल स्टॉप को एक्टिव करती है तो फिर कंटिन्यू मार्केट आगे 10 पिप या 5 पिप या जितने भी हैं वो सेल में चली जाएगी। ये कैलकुलेशन डिपेंड करती है आपके पेयर के ऊपर कि उस पेयर की कितनी वोलेटिलिटी है, उस पेयर की फ्रीक्वेंटली जो मूवमेंट है वो कितनी ज़्यादा है। जैसे मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे आते हैं, ये गोल्ड का एक चार्ट खुला हुआ है, तो इस गोल्ड के चार्ट में यहाँ से अगर हम देखें मार्केट ने नीचे आना शुरू हुई, लेकिन दरमियान में ग्रीन कैंडल भी बने हैं, फिर मार्केट नीचे आई, फिर ग्रीन बने, फिर मार्केट नीचे आई, फिर एकदम नीचे निकल गए। वो कौन सी ऐसी मूवमेंट है जिसके बाद मार्केट ओवरऑल किसी एक डायरेक्शन में चली जाती है। जैसे कहते हैं ना कि मार्केट में एक रुकावट पैदा हो गई, मार्केट एक रुक गई एक जगह पे, अप डाउन एक मार रही है जो कि हमारा 10 पिप मार्केट अब भी जा रही है, फिर 10 पिप नीचे आ रही है, लेकिन जब वहाँ से 10 पिप किसी एक डायरेक्शन में मार्केट निकल गई तो फिर कंटिन्यू उस डायरेक्शन की मूवमेंट चलना शुरू हो गई।
तो ऐसी कंडीशन को जो है हम फाइंड करेंगे मुख्तलिफ पेयर के अंदर, और इस नेवर लॉस स्ट्रेटजी के ऊपर हम जो है फर्दर काम करेंगे। मैंने ये सिंपली आज पहली वीडियो जो है सिर्फ इंट्रोडक्शन की हद तक दी है। इसी का बना हुआ रियल रोबोट वर्किंग कंडीशन में भी मैं दिखाऊंगा, हम उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे और इस स्ट्रेटजी पे काम भी करेंगे। इस स्ट्रेटजी के अंदर जो मेन चीज़ थी, जो पहले सबसे पहले इसकी दी हुई थी हमारे, जो मैंने जहाँ से पढ़ी है या मैंने जहाँ से ये स्ट्रेटजी ली थी, वहाँ पे फार्मूला ये था कि आप लॉट साइज़ को इंक्रीज़ करेंगे विथ रियल नंबर के, जो है सपोज़ करेंगे ये 1 2 3 हम 4 पे आ जाते हैं। अगर हमारे पास टोटल 4 लाट्स हैं और आपको जब अगले दफ़ा लाट खुलेगी, पहले का स्क्वायर, एक का स्क्वायर ज़ाहिर बात है एक ही है, फिर 2 का स्क्वायर मीन 4, फिर आगे 3 का स्क्वायर 9 बन जाता है, 4 का स्क्वायर 16 बन जाता है। मीन कि जब आप इंक्रीज़ करेंगे तो ये रेशो आएगा, पहली लाट 1 की होगी, अगली लाट 4 की होगी, उसके बाद अगली लाट 9 की होगी, 16 होगी बिल तरतीब। मीन के पहली अगर बाय है तो ये सेल होगी, ये फिर बाय होगी, ये फिर सेल होगी। तो ये वाला एक फार्मूला है। इसको हम जब मैं जैसे मैंने पहले आपसे ज़िक्र किया था कि मैं आपको पूरा रोबोट बनाना और उसको टेस्ट करना सारा सीखेंगे। आज हमने सिर्फ एक स्ट्रेटजी का तरीक़ेकार देखा है। अब अगला स्टेप क्या आएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम इसके ऊपर जो है फ्लो चार्ट बनाएंगे। इस स्ट्रेटजी की पॉइंट्स जो है वो लिख लेंगे, क्योंकि हम इसको ईए के अंदर तब कन्वर्ट कर सकेंगे जब इसके ऊपर हम काम करेंगे लिखने का। तो पहले हम इसको एक नुक्ते जो हैं, इसके जो पॉइंट्स हैं वो लिख लेते हैं कि कहाँ पे क्या होना है। सेकंड जो मेन टर्म्स हैं वो, उसके बाद हम इसके जो है फ्लो चार्ट देखेंगे कि एक फ्रेम जो बनता है हमारा, ये वाला जो हम एक फ्रेम बना रहे हैं, तो ये वाला पूरा फ्रेम 1 2 3 5 जितनी भी लाटों का है वो कहाँ पे किस तरीके से काम करेगा, उसका एक फ़्लो कैसे होगा, पहले लाट कौन सी खुलनी है, उसके बाद सेल स्टॉप बैच स्टॉप किस फार्मूले के साथ चलने हैं, वो चलने के बाद जहाँ पे क्लोज होगा तो वापस रीसेट होकर शुरू में चला जाएगा। एंड में बहरहाल ये एक फ़्लो चार्ट बनेगा। फ़्लो चार्ट और पॉइंट्स लिखना ये बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम फिर आएंगे प्रोग्रामिंग के कोड के ऊपर। प्रोग्रामिंग कोड के बाद हम इस बने बनाए रोबोट को लाइव चला के देखेंगे कि आया वाकई ऐसा होता है। यकीनन मैंने अपनी ज़िंदगी में इस रोबोट को बहुत ज़्यादा बेनिफिशरी पाया और मैंने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया है, और मेरे पास इसके कम से कम जो है 4-5 नमूने जो अलग अलग फार्मूलों के ऊपर बने हुए हैं मौजूद हैं, और मैं उनको चला भी रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा अगली वीडियोस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।